बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन में हम 4 बेसिक एप्लीकेशंस इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें एक तो टॉरेस्लिस थ्योरम है, फिर वेंट्री रिलेशन है, फिर वेंट्री मीटर है और फिर है द टॉपिक ऑफ ब्लड फ्लो। टॉरेस्लिस थ्योरम states that the speed of efflux when a water leaks out from a small hole is equal to the velocity gained by the fluid in falling through a height h1 minus h2 under the action of gravity। अब लेट्स से कि आपके पास एक कंटेनर है पानी का जो किसी टोटल h1 हाइट तक फिल्ड है और इस फ्लूइड में हमने एक टैप या एक ऑरिफिस क्रिएट किया है एट सम हाइट h2। सो लेट्स से यहाँ पर हाइट h2 है। अब इस ऑरिफिस में से जो फ्लूइड इमिट होगा या इमर्ज होगा उसकी स्पीड किस हाइट पर डिपेंड करेगी, टोटल h1 पर या h2 पर? इन दोनों पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि वो इन दोनों हाइट्स के डिफरेंस पर डिपेंड करेगी। यानी हमें टोटल हाइट h1 में से टोटल h2 हाइट जो है उसे माइनस करना पड़ेगा। सो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस पर जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है वो डिपेंड करेगा। अब इसको यूँ इमेजिन करें कि अगर होल बिल्कुल बॉटम में है तो पूरी हाइट इन्वॉल्व होगी। फिर हम यहाँ पर h1 कंसीडर करेंगे, h2 जो है वो इक्वल्स टू 0 होगा। सो कंप्लीट हाइट के लिए ये जब ऑरिफिस बॉटम में है उसके लिए जो इक्वेशन है वो यूँ मॉडिफाई होगी कि v इज इक्वल टू √2gh। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी यही इक्वेशन डिराइव होती है, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। कि अगर हम इस हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दें तो ग्राउंड तक पहुंचने पर वो कितनी स्पीड अटेन करेगा। vi हम 0 रखते हैं, वी गेट द आंसर v इज इक्वल टू √2gh। सो एक सिंपल कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है कि अगर h हाइट पर फ्लूइड लेवल एग्जिस्ट कर रहा है तो बॉटम से जो फ्लूइड की स्पीड है वो भी 2gh, और अगर उतनी हाइट से हम किसी बॉल को थ्रो करेंगे तो ग्राउंड तक पहुंचने में उसकी स्पीड भी 2gh होगी। सो ये वो स्पीड है जो फ्लूइड गेन करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, या ऑब्जेक्ट्स अटेन करते हैं व्हेन दे फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब ये तो केस है कि जिसमें होल जो है वो बिल्कुल बॉटम में एग्जिस्ट कर रहा है। इन केस के अगर आप इस ऑरिफिस का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दें, कि ये आपके पास कंटेनर है, ये वाटर लेवल है और यहाँ से वाटर इजेक्शन है। अब ये डिफरेंस उतना तो नहीं है जितना बॉटम में था, लेकिन साइडवेज पर जो भी ऑरिफिस एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर ये डिफरेंस h1 माइनस h2 है। अगर इसी ऑरिफिस को हम यहाँ से रिमूव करके थोड़ा सा बुलंदी पर ले जाए, कि लेट से हम इसे यहाँ पर ले आते हैं, तो देखें हाइट h2 बढ़ रही है, डिफरेंस पहले से कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर इस होल को और ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, h2 और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, हमारे पास ये डिफरेंस और ज़्यादा कम हो जाएगा। और जितना ये डिफरेंस कम होता जाएगा स्पीड भी उतनी ही कम होती जाएगी। सो व्हाट्स द बेटर ऑप्शन? अगर आपको ज़्यादा स्पीड लेनी है तो ऑरिफिस जो है उसे बॉटम के करीब रखें, और अगर आपको कम स्पीड लेनी है तो ऑरिफिस जो है उसको टॉप के करीब रखें। अब जितने वाटर कूलर्स बनाए जाते हैं उनमें जो टैप्स होती हैं वो बिल्कुल बॉटम पे कनेक्ट होती हैं। कूलर अगर मुकम्मल तौर पे भरा हुआ है तो फिर जो हाइट लेवल h1 है और जो हाइट लेवल h2 है
वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। अब वाटर कूलर में क्या होगा कि पानी का लेवल कम होता जाता है, पानी का लेवल कम होने की वजह से H1 जो है ये कम होना शुरू हो जाता है। सो H1 के कम होने से भी ये डिफरेंस कम होगा। सो दोनों चीज़ों को गौर से देखें कि अगर ऑरिफिस शिफ्ट होता है अपवर्ड तो H2 इंक्रीज करता है जिससे डिफरेंस कम होता है। अगर वाटर लेवल डाउनवर्ड आता है तो H1 डिक्रीज करता है जिससे वाटर लेवल डिक्रीज कर जिस फ्लूइड स्पीड जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर जाती। सो H2 के इंक्रीज करने से या H1 के डिक्रीज करने से इस डिफरेंस पे फ़र्क पड़ेगा और ये डिफरेंस कम होगा। इस डिफरेंस के कम होने से जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। सो अगर आपको यूँ क्वेश्चन आए कि एक कंटेनर के एक साइड पर 4 होल्स हैं डिफरेंट हाइट्स पर, एक होल बॉटम के करीब है और एक होल टॉप के करीब है, सबसे ज़्यादा स्पीड होगी वहाँ में उस होल में जो बॉटम के करीब है, सबसे कम स्पीड होगी उस होल पे जो टॉप के करीब है। तो स्पीड जो है, अब इसके कुछ हम फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। इसमें एक और बात भी इम्पोर्टेंटली याद रखनी है कि अगर आपके पास सेम हाइट पर 2 होल्स हैं तो वाटर का लेवल जो है या वाटर का जो मास है वो 2 साइड्स पर डिवाइड होगा। सो अगर एक ऑरिफिस से स्पीड v थी, अब 2 होने की वजह से और सेम हाइट पर होने की वजह से इससे भी स्पीड v/2 होगी और इससे भी स्पीड v/2 होगी। 3 होल्स एक ही हाइट पर एग्जिस्ट करेंगे तो हर होल में से स्पीड होगी v/3। सो अगर हम एक कंटेनर की एक ही हाइट पर n नंबर ऑफ होल्स क्रिएट कर दें तो स्पीड विल रिड्यूस टू v/n, यानी जितने ज़्यादा होल्स क्रिएट कर दिए जाएंगे इसमें सेम हाइट पर स्पीड उतने टाइम्स जो है वो हर होल से कम हो जाएगी। ये एक और कॉन्सेप्ट हो गया। इसी तरह जो कंटेनर्स में फ्लूइड की स्पीड है ये ऑरिफिस के एरिया पर भी डिपेंड करती है। जैसे हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ AV शुड रिमेन कांस्टेंट। सो अगर तो हमारे पास एक ऑरिफिस का एरिया स्मॉल है तो उससे स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर हम उसी ऑरिफिस के एरिया को बड़ा करना शुरू कर दें तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये ऑरिफिस के एरिया पे भी डिपेंड करती। फिर इसी तरह एक कॉन्सेप्ट आता है रेंज का, कि आप एक ऑरिफिस में डिफरेंट हाइट्स पर होल्स क्रिएट कर देते हैं। कहाँ से निकलने वाला फ्लूइड जो है वो सबसे ज़्यादा दूर जाकर गिरेगा। सो यहाँ पर जहाँ स्पीड मैक्सिमम होगी उसी जगह पर रेंज भी हमारे पास मैक्सिमम होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। सो जहाँ पर वेलोसिटी का x कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी रेंज भी वहीं पर उतनी ज़्यादा होगी। अब ये रेंज फाइंड कैसे की जा सकती? इस रेंज को फाइंड करने के लिए हम 2 assumptions यूज़ करते हैं कि लेट अस से we have total height of the container as capital H and the height of orifice is small h। so यहाँ से जो निकलने वाली स्पीड है वो होगी √2g h माइनस h। सेम इसी तरह इस सर्टन हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फॉल करवाया जाए तो उसके लिए इक्वेशन होगी h इज इक्वल टू 1/2 GT², और यहाँ से टाइम की इक्वेशन बनेगी t इज इक्वल टू √2h/g। सो ये फ्लूइड कितने डिस्टेंस तक जाके गिरेगा उस डिस्टेंस x को फाइंड करने के लिए आप सिंपली x इज इक्वल टू vt से इसे सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद V एंड T। अब V इक्वेशन में आपने ये वाला फॉर्मूला लिखना है और T की जगह पे आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ x एज 2 अंडर रूट h into h minus h. So that's the horizontal range of fluid through that container. Here you can see in diagram के जिस fluid का जिस ऑरिफिस की एग्जिस्टेंस नियर बॉटम है उससे स्पीड भी ज़्यादा होगी, रेंज भी ज़्यादा होगी, और जो ऑरिफिस एट द टॉप एग्जिस्ट कर रहा है उससे स्पीड भी कम होगी और रेंज भी कम होती जाएगी। टॉरिसलिस थ्योरम जो है ये घरों में भी यूज़ होता है कि जब हम घर बनाते हैं तो जो वाटर टैंक्स हैं उन्हें घरों की टॉप पे रखते हैं ताकि जहाँ पर भी टैप यूज़ हो वहाँ पर पानी का जो लेवल है या पानी का जो हाइट है वो ज़्यादा हो। और जितनी ज़्यादा हाइट होगी, जैसे इक्वेशन में भी आपने देखा कि अंडर रूट 2g और हाइट डिफरेंस है, लेट्स से हम यहाँ पे हाइट ही सपोज कर लेते हैं, ये जितना ज़्यादा हाइट का फैक्टर होगा, ये सिंपल हाइट हो या हाइट डिफरेंस हो, दोनों सूरतों में जो डायमेंशंस ऑफ लेंथ हैं वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा स्पीड जो है वो टैप से एग्जिस्ट हमें हासिल होगी। इसी तरह डैम्स जो हैं इनको भी बहुत हाइट पर बनाया जाता है। एक तो पानी का लेवल बहुत ज़्यादा स्टोर हो और फिर जब पानी को बहाव दिया जाए तो पानी मैक्सिमम स्पीड पर फ्लो कर सके ताकि वो टरबाइंस को घुमाए और टरबाइन से हम जनरेटर जो हैं उनको रन कर सकें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ये है वेंट्री इफेक्ट, जिसे बर्नौलीज प्रिंसिपल भी कहते हैं। अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इन नेचर के वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। इसकी मिसाल आप यूँ इमेजिन करें कि आप दो कागज़ लें और उन कागज़ों को अपने सामने यूँ पैरेलल सामने रख लें। अब आप अगर उन दोनों कागज़ों के दरमियान फूंक मारेंगे या उसमें से हवा पास करवाएंगे तो आपके ख्याल में वो कागज़ एक दूसरे के करीब आएंगे या एक दूसरे से दूर हटेंगे। विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल हमें यूँ लगेगा कि अगर उन दोनों कागज़ों के दरमियान से हम हवा गुजारें तो ये दोनों कागज़ एक दूसरे से दूर हट जाएंगे, लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिकल करके देखें तो बिल्कुल इससे ऑपोजिट होगा। वो दोनों कागज़ एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। प्रिंसिपल जो यूज़ हो रहा है यहाँ पर वो ये कि जहाँ फ्लूइड स्पीड हाई हो जाएगी
वहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा, और साइड्स पर जो प्रेशर है वो कंपैरेटिवली हाई होगा, और फोर्स हमेशा लगती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। सो इस आइडिया को हम और बड़ी एग्जांपल से अभी समझने वाले हैं। ये वो सिंपल एग्जांपल है जो आप इजीली 2 पेपर्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब हाई प्रेशर, जैसे यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो फ्लूइड स्पीड कम होगी, और जहाँ फ्लूइड स्पीड कम होगी वहाँ पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। इसी तरह जहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया है, यानी एरिया कम हो गया है, वहाँ पर फ्लूइड स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा। सो ये जो प्रेशर है ये पाइप में वेरी करता है विद एरिया टू एरिया, क्योंकि एरिया बड़ा होगा स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो प्रेशर हाई होगा। इसके कन्वर्सली कि अगर एरिया स्मॉल है, जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी और जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ये प्रेशर डिफरेंस क्या क्या रोल प्ले करता है डिफरेंट एग्जांपल्स में देखते हैं। जैसे वेंट्री इफेक्ट इन कार एंड ट्रक है कि अगर एक कार और एक ट्रक बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं रोड पर, तो उनके दरमियान जो एरिया एग्जिस्ट कर रहा है वो स्मॉल है, तो यहाँ से एयर फ्लो जो है वो बहुत स्पीडीली होगा, और जहाँ एयर फ्लो स्पीडी होगा वहाँ पे प्रेशर लो होगा। साइड्स पर चूँकि हवा को ज़्यादा एक्सपेंशन मिली हुई है, इसलिए एरिया ज़्यादा होने की वजह से स्पीड कम है और प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। सो एक कार और ट्रक जब बहुत स्पीड से एक दूसरे के करीब गुजरते हैं तो उनके आपस में टकराने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर। अब एक चीज़ ऑब्वियस है कि दोनों साइड से प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, तो हवा का प्रेशर गाड़ी को ट्रक की तरफ धकेलने की पूरी कोशिश करेगा। अब ये गाड़ी अपने कंट्रोल को कैसे मेंटेन करती है? इट इज़ बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। इसी तरह ट्रक भी इस प्रेशर को कैसे बियर करता है? अपने इनर्शिया की वजह से, और जो फ्रिक्शन है टायर और रोड के दरमियान उसकी वजह से। अब यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको बर्नौलीज इक्वेशन में कैसे डिस्कस करते हैं। वेंट्री इफेक्ट इन परफ्यूम एंड वाटर हीटर्स। अब वाटर हीटर प्रिंसिपल, जैसे यहाँ पर आपको एक सिस्टम नज़र आ रहा है कि गर्म पानी को जब हम बहुत स्पीड से इस पाइप में से पास करते हैं तो स्पीड हाई होने की वजह से यहाँ पर इस एरिया में प्रेशर लो हो जाता है, और लो प्रेशर की तरफ हवा फिर ऑटोमेटिकली फ्लो करके इस हॉट वाटर के साथ मिक्स हो जाती है। अब हम बॉडी स्प्रेज जो हैं उनके वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं कि पहले जब आज जैसी बॉडी स्प्रे की बॉटल्स नहीं होती थी, तो लेट्स से ये एक कंटेनर है जिसमें परफ्यूम एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ से परफ्यूम में एक फनल ऐड करके फिर यहाँ पर एक बैलून था जो एयर पंप के लिए इस्तेमाल होता था, और यहाँ पर एक एटोमाइज़र जैसी शेप लगी होती थी। अब होगा क्या कि लेट्स से 2 प्रेशर्स हैं या 2 लेवल्स हैं। ये प्रेशर ए है, जब हम इस बैलून को बहुत ज़ोर से प्रेस करते हैं तो यहाँ से हवा बहुत तेज़ी से फ़्लो करती। हवा के फ़्लो करने की वजह से यहाँ पर प्रेशर होता है लो, और कंपैरेटिवली ये जो प्रेशर है ये हाई हो जाता है। ये हाई प्रेशर फ्लूइड को पुश करेगा टू राइज अपवर्ड एंड मिक्स अलोंग विद द एयर, और इसको स्प्रे करते ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो हैं वो हवा में एंटर होना शुरू हो जाते हैं। सो ईच टाइम यू प्रेस दैट बैलून, हवा की स्पीड तेज़ होती है, प्रेशर लो हो जाता है। प्रेशर लो होने की वजह से जो लिक्विड का लेवल है वो राइज करता है इस फनल में और एयर के साथ मिक्स होता है, और जो परफ्यूम है वो बाहर निकल आता है। आजकल बॉडी स्प्रेज की बॉटल्स में क्या होता है कि जब आप बिल्कुल न्यू बॉडी स्प्रे बॉटल परचेज करते हैं तो उसको दबा कर देखने की कोशिश करें, वो प्रेस नहीं हो पाएगी। उसकी रीज़न कि उसके अंदर फ्लूइड लिक्विड तो बहुत थोड़ा सा है। अगर आप उसको शेक करके देखेंगे तो यू कैन फील कि इसमें बिल्कुल थोड़ा सा लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, ज़्यादातर उसमें जो है वो हाई प्रेशर गैस भरी हुई। तो स्टार्ट में क्या होता है कि लिक्विड का लेवल अंदर बहुत थोड़ा सा है, लेट से वो इतना सा है, लेकिन बाकी जो उसमें भरा हुआ है वो हवा भरी है और बहुत हाई प्रेशर पे भरी हुई। सो जैसे ही आप इस नॉब को प्रेस करते हैं, अब अंदर प्रेशर हाई है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर लो है। इसको प्रेस करते ही हवा को बाहर आने का मौका मिलता है, और हवा के साथ ये जो परफ्यूम है इसके फ्यूम्स ऐड अप होते हैं और वो बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से आप बॉडी स्प्रे जो है वो अपने बॉडी पर लगा सकते हैं। तो ये वर्किंग भी बर्नौलीज प्रिंसिपल की वजह से ये कि एक तरफ प्रेशर हाई है और एक तरफ प्रेशर जो है वो लो है।
So that's the working of perfume bottles and water heaters. Similarly, venturi effect in swing of a tennis ball or swing in of a football. Let us imagine कि ये हवा चल रही है इस एक certain direction में, और यहीं पर एक फुटबॉल है या टेनिस बॉल है जो इस डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भी कर रहा है। अब अक्सर आप देखते हैं कि फुटबॉल किक्स में बॉल को किक किसी डायरेक्शन में मारी जाती है, लेकिन बॉल मुड़ के गोल की तरफ अपना रास्ता इख्तियार कर लेती है। अब हवा के अंदर ये स्पिन पॉसिबल है तो कैसे? इमेजिन करें कि हवा की एक सर्टेन डायरेक्शन है, तो इस बॉल के दो मोशन हैं, एक तो फॉरवर्ड मोशन और एक स्पिनिंग मोशन। अब स्पिन मोशन पे आपने गौर करना है कि अपर साइड पर जो हवा की डायरेक्शन और स्पिन डायरेक्शन है ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो इस साइड पर जो इफेक्ट ऑफ स्पीड है वो डिक्रीज होगा, वो कम होगा। इस साइड पर स्पिनिंग मोशन और एयर डायरेक्शन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो फ्लूइड स्पीड है वो ज़्यादा या हाई हो जाएगी। अब जहाँ स्पीड कम होगी वहाँ प्रेशर हाई, और जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर लो हो जाएगा, और फोर्स लगेगी किस तरफ से किस तरफ? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यानी इस बॉल पर जाते जाते हाई से लो की तरफ जब फोर्स लगेगी तो द बॉल विल स्विंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर डिफरेंस, कि जिस तरफ प्रेशर डिफरेंस इस बॉल को स्विंग करेगा उस तरफ इस बॉल ने मुड़ना है बाय मूविंग थ्रू द एयर। फुटबॉलर्स को ये प्रैक्टिस बारहा करवाई जाती है कि बॉल को किस डायरेक्शन में किस सर्टेन एंगल पर किक करें कि बॉल स्पिन करते हुए गोल में एंटर हो। इसी तरह आपने क्रिकेट में देखा होगा कि बॉलर जो हैं वो मुसलसल बॉल को एक साइड से शाइन करते रहते हैं। अब ये शाइनिंग टेक्निक जो है ये भी बर्नौलीज प्रिंसिपल के साथ अटैच है कि एक साइड को शाइनी और एक साइड को रफ करने से क्या होता है। लेट्स से ये बॉल, ये उसकी ग्रिप। अब बॉलर फॉर एग्जांपल इस साइड को मुसलसल शाइन कर रहा है और इस साइड को मुसलसल रफ कर रहा है। ये जो बॉल टेम्परिंग है ये भी बर्नौलीज इक्वेशन का ही एक कॉन्सिक्वेंस है कि बॉल को एक साइड से इतना रफ कर देते हैं कि बॉल स्विंग होना शुरू हो जाती है। अब जो शाइनी सरफेस है, जब ये बॉल एयर में मूव करेगी तो शाइनी साइड पे जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी एयर की, रफ साइड पे स्पीड कम होगी। यानी यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड कम है। जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम, और जहाँ स्पीड कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बॉल पर फोर्स लगेगी। सो आप अगर बॉल करवा रहे हैं और आप बॉल को जिस तरफ स्विंग करना चाहते हैं, शाइनी साइड ऑफ द बॉल को उस तरफ प्लेस कर दें। यानी अगर आप बॉल को लेफ्ट साइड पे स्विंग करना चाहते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए आप उसे ऑफ स्पिन करना चाहते हैं, तो फिर आप शाइनी सरफेस को राइट साइड की तरफ प्लेस करें। और अगर आप उसे लेफ्ट साइड की तरफ स्विंग करना चाहते हैं तो फिर आप शाइनी सरफेस को लेफ्ट साइड की तरफ प्लेस करें। तो ये दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। इसमें बॉल खुद भी स्पिन कर रही है और स्पिनिंग मोशन की वजह से वो स्विंग हो रही। इसमें बॉल की शाइनी साइड है और वो शाइनी साइड की वजह से स्पिन कर रही। वेंट्री इफेक्ट इन द लिफ्ट ऑफ अ प्लेन। प्लेन का जो पर है उसकी शेप को एरोडायनामिक शेप भी कहा जाता है। एरोडायनामिक शेप कुछ ऐसी, जस्ट लाइक दैट। अब आप सब जानते हैं कि जहाज उड़ने से पहले रनवे पर भागता भी है और उसके इंजन जो हैं या जो उसके बाहर परों के साथ एक इंजन लगा होता है वो एक बहुत स्पीडीली एग्जॉस्ट क्रिएट करता है, एयर स्पीड को इंक्रीज करता है। अब जहाज़ के पर की शेप ऐसी है कि अपर साइड पर जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं, जिसकी वजह से स्पीड हाई हो जाती है एयर की और प्रेशर लो हो जाता है। लोअर साइड पर जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो इतना क्लोज नहीं आती, या शेप ऐसी डिज़ाइन की जाती है कि फ्लूइड स्पीड ज़्यादा ना हो सके, तो स्पीड कम होगी और प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। देयर इज अ प्रेशर, लेट्स से इट इज P1 माइनस P2। तो दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर इन द जेट प्लेन इज नेम्ड एज लिफ्ट। जहाज को ज़मीन से लिफ्ट अप होने के लिए या हवा में भी कहीं लिफ्ट अप होने के लिए इसी प्रेशर डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती। जहाज अपनी हाइट्स को एडजस्ट करता है कि उसके परों पर लीवर लगा होता है जो अप
और डाउन मूव कर सकता है। इसकी अप और डाउन मूवमेंट से हवा के अंदर ही जहाज़ अपने जो एल्टीट्यूड्स है उसको हाई और लो कर सकता है। तो एरोप्लेन का विंग जो है वो जो उसकी एरोडायनामिक शेप है जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती। इसी तरह वेंट्री इफेक्ट ऑन हैंगिंग बॉल्स है। हैंगिंग बॉल्स, ये आपके पास एक सिचुएशन है कि आप इसे खुद भी घर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि धागों की मदद से दो पिंग पोंग बॉल्स को एक सर्टेन डिस्टेंस पे हैंग करें। अब इसके दरमियान से या तो हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर आप खुद इसमें इनके दरमियान से फूंक मारें। जैसे इसमें से हवा गुजरेगी इनके दरमियान से, वहाँ पे एयर प्रेशर हाई स्पीड की वजह से लो हो जाएगा, साइड्स पे प्रेशर हाई हो जाएगा, तो ये दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। पेपर्स की एग्जांपल्स मैंने पहले भी दी कि दो पेपर्स आप यूँ पकड़ लें और इनके दरमियान से हवा गुजारें। बेहतर ये है कि आप हेयर ड्रायर यूज़ करें, वो जैसे ही हवा इसके दरमियान बहुत स्पीड से पास करेगी प्रेशर लो हो जाएगा, साइडों पे प्रेशर हाई होगा, वो इस ऑब्जेक्ट को या दोनों पेपर्स को आपस में अटैच कर देगा। स्टेबल शेप्स की बात करें तो अगर आपके पास ऐसी शेप्स हैं कि जिनमें अपर और लोअर साइड्स पर स्ट्रीम लाइंस सेम ओरिएंटेशन में हों कि जितनी क्लोज ऊपर है उतनी क्लोज नीचे, तो हवा में से ये ऑब्जेक्ट इजीली स्टेबल तरीके से पास कर सकते हैं। या फिर ये ब्लॉक है, इसमें भी दोनों तरफ से सेम एजेस हैं, तो जितनी स्पीड हवा की ऊपर होगी उतनी नीचे होगी। फिर इसी तरह अगर आप जहाज़ के पर की शेप को उल्टा यूज़ करें, तो पहले अगर ये शेप लिफ्ट दे रही थी तो अब ये डाउनवर्ड प्रेस करेगी। अक्सर रेसिंग कार्स की बैक साइड पर ये शेप अटैच की जाती है। इस शेप को अटैच करने का पर्पज़ ये होता है कि अब जब आप एयर में बड़ी स्पीडीली मूव करेंगे तो बजाय अपवर्ड लिफ्ट होने के आप डाउनवर्ड प्रेस होंगे। तो चूँकि हाई स्पीड्स पर कार्स जो है उनकी रोड ग्रिप बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है, तो उनको रोड की तरफ प्रेस करने के लिए इस शेप को एरोडायनामिकली इन्वर्सली यूज़ किया जाता है। इसी तरह एग्जांपल है टू रो बोट्स। दो बोट्स पानी में जब मूव करेंगी तो उनके दरमियान जो वाटर एरिया है वो कम है। वाटर एरिया के कम होने से जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी और जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। सो दरिया में, समंदर में या किसी नदी में कभी भी दो बोट्स को बहुत ज़्यादा करीब करीब नहीं मूव करना चाहिए। द रीज़न, उनको लग रहा है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बर्नौलीज प्रिंसिपल ऐसे वर्क कर रहा है कि उनके दरमियान जो वाटर एरिया है वो कम है, और जहाँ पे वाटर एरिया कम होगा स्पीड हाई होगी, स्पीड हाई होगी तो प्रेशर लो हो जाएगा। तो साइड से जो पानी का प्रेशर है वो इन बोट्स को एक दूसरे की तरफ मूव करेगा और यहाँ पर टकराने के चांसेस हैं। ट्रेन एंड अ पर्सन की एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी ट्रेन के बहुत करीब खड़े हैं या स्टेशन पर ऐसे खड़े हैं कि आपके बहुत करीब से ट्रेन गुजर सकती है, तो अपना फासला वहाँ से बढ़ाएं, क्योंकि जब ट्रेन ने बहुत स्पीडीली वहाँ से गुजरना है तो हाई स्पीड की वजह से वहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा और आपकी बैक साइड पर जो प्रेशर है वो बहुत हाई हो जाएगा, और हाई प्रेशर से जो फोर्स है वो आप पर लगेगी टुवर्ड्स द ट्रेन। सो इफ़ यू आर स्टैंडिंग right in front of a train, you're right at the platform where the train can pass with a very high speed, so there is a chance that you can fall on the train. So यहाँ तक जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है उसमें जो जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स हैं ये कि where the speed of the fluid will be high, the pressure will become low and vice versa। तो आपने ये याद रखना है कि जहाँ भी फ्लूइड बड़ी तेज़ी से फ्लो कर रहा है वहाँ पर जो साइड वे प्रेशर है, प्रेशर बिकॉज ऑफ द फ्लूइड ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर्स, वो बहुत ज़्यादा लो होगा, और जहाँ फ्लूइड की स्पीड स्लो होगी वहाँ पर उसका जो साइड वे प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होगा। अब वेंट्री रिलेशन, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल से ही हम ये रिलेशन डिराइव करते हैं कि इस रिलेशन से अगर हम देखना चाहें तो हम दो जगहों का प्रेशर डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फाइंड कर सकते हैं और इवन स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस इक्वेशन की मदद से हम एक डिवाइस जनरेट करते हैं जिसे वेंट्रीमीटर कहते हैं। इस डिवाइस से जो चीज़ मेजर कर सकते हैं हम, दैट इज़ जस्ट द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन फॉर क्रिएटिंग सच मीटर्स विच कैन मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड्स। हमारा जो
मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस जब वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपीके का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर हमने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इंटरफेस इसको जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली
जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे मैं बोलूँ से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज इट्स एन एग्जांपल कि एक तरफ एरिया ज़्यादा है, स्पीड कम है, स्पीड कम होने की वजह से प्रेशर जो है वो हाई है, और यहाँ पर एरिया कम है, स्पीड ज़्यादा है और प्रेशर जो है वो लो है, और लो और हाई प्रेशर के दरमियान जो यहाँ पर एक हाइट डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो इस इक्वेशन से P1 माइनस P2 1/2 rho V2 स्क्वायर वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। In the last, we will discuss the topic blood flow. Blood is an incompressible fluid. Blood एक आइडियल फ्लूइड की तरह एक प्रॉपर्टी रखता है कि इनकम्प्रेसिबल है। इसकी जो डेंसिटी है वो नियरली इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर है, यानी पानी में ब्लड जो है वो इजीली डिज़ोल्व हो सकता है जस्ट बिकॉज के पानी और ब्लड की जो डेंसिटी है वो सेम होती है। लेकिन ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो पानी से 3 से 5 गुना ज़्यादा है। उसकी रीज़न हाई कंसंट्रेशन या यूँ कह लें 50% कंसंट्रेशन ऑफ RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स है। अब यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है ब्लड की कि व्हाट रियली इज़ ब्लड। ऑन द नेक्स्ट हैंड वी विल डिस्कस प्रेशर, कि प्रेशर जिसे फोर्स पर यूनिट एरिया भी कहा जाता है। अब ब्लड प्रेशर को अगर आपने इमेजिन करना है तो यूँ इमेजिन करेंगे जैसे किसी टायर की ट्यूब है, तो अपनी बिल्कुल न्यू फॉर्म में वो बिल्कुल थिन शेप में, यानी उसकी सब लेयर्स आपस में चिपटी हुई। लेकिन जब उसको हमने इनफ्लैट करना है तो उसमें से हम किसी फ्लूइड को पास करते हैं या फ्लूइड को फिल करते हैं, जस्ट लाइक एयर इनसाइड अ टायर ट्यूब। अब उस एयर ने उस टायर ट्यूब के पर यूनिट एरिया पर प्रेशर एक्सर्ट करके उसकी हर साइड को फ्लैट कर दिया। सो ब्लड वेसल्स इन अ बॉडी और ऑल्सो जस्ट लाइक रबर होजेस। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये बॉडी में रबर होजेस की तरह होती हैं कि अगर किसी बॉडी में ब्लड ना हो तो ये सब रबर होजेस आपस में चिपटी हुई शेप में हो, यानी बिल्कुल सारे लेयर्स आपस में जुड़ी हुई। अब जब बॉडी में ब्लड ऐड किया जाए फॉर एग्जांपल, तो ये सारी रबर होजेस जो हैं ये इनफ्लैट होंगी और ब्लड इन रबर होजेस के पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट विल लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड प्रेशर। सो हियर द डेफिनेशन इज रिटन कि फोर्स exerted by blood per unit area of blood vessels is called the blood pressure. इस ब्लड प्रेशर के दो मेजर लेवल्स हैं। हाई लेवल इज नेम्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर, इट्स वैल्यू इज 120 टॉर, एंड लो लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर, इट इज 80 टॉर। दिस 120 टॉर मीन्स कि अपर लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर जो है हमारा वो एटमॉस्फेयर के 760 टॉर से 120 डिजिट्स ज़्यादा है, यानी ब्लड का जो एक्चुअल प्रेशर है वो बेसिकली 880 टॉर है। लेकिन इस 880 में से एटमॉस्फेयर का 760 माइनस कर दें तो हमारे पास लेवल आता है 120 टॉर। इसीलिए ये रीज़न है कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो इन्फ्लेटेड रहती हैं। अदरवाइज़ ये सिर्फ आप इसे 120 समझेंगे तो 760 तो 120 के मुकाबले में कहीं ज़्यादा, वो ब्लड वेसल्स को वैसे ही बिल्कुल पिंच कर देगा। 1 टॉर की वैल्यू 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब मैनोमीटर्स वो डिवाइसेस जो प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ होती हैं, और स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ये ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। ब्लड कैसे मेजर किया जाता है आर्टरीज़ में, यहाँ पर एक पिक्टोरियल इमेज है कि बाजू पर जो ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है ये स्फिग्मोमैनोमीटर है, उसका पैड लपेटने के बाद इस बैलून से पंप किया जाता है इस
पैड को, जिसकी वजह से आर्टरीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा दबती हैं कि ब्लड फ्लो बिल्कुल रुक जाता है। अब यहाँ पर एक डिजिट वर्ड लिखा है कि प्रेशर इन द कफ इज़ ग्रेटर देन 120 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी या इसे 120 टॉर भी कह सकते हैं। सो जब जो ब्लड है, इस वक्त आप ये प्रेशर लेवल देख सकते हैं कि ये 120 का लेवल है और यहाँ पर जो प्रेशर है वो 120 से ज़्यादा है, तो ब्लड का फ्लो हमने बिल्कुल रोक दिया है। तो स्टेथोस्कोप अगर यहाँ पर अटैच किया जाएगा तो आपको कोई आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं देगी। सिमिलरली जैसे ही आप प्रेशर को रिड्यूस करके, कम करके, यानी यहाँ से आप लेवल कम कर रहे हैं, आप 120 पर आएंगे तो एक सर्ज ऑफ ब्लड जो है वो वेन में से पास करेगी और स्टेथोस्कोप में जो आवाज़ है ब्लड की वो आना शुरू हो जाएगी। ये आवाज़ बिल्कुल दिल की धड़कन से मिलती जुलती होगी, जैसे ये इंटरवल्स में आ रही। इसी तरह अगर आप इस लेवल को रिड्यूस करते जाएंगे तो जो आवाज़ है उसमें स्मूथनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी और लोअर लिमिट पर आप आएंगे तो ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर है वो बिल्कुल रिड्यूस हो चुका होगा और जो ब्लड का फ्लो है वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो होते ही आपको स्टेथोस्कोप में आवाज़ आना बंद हो जाएगी। सो आवाज़ आने से आवाज़ ख़त्म हो जाने तक के जो दोनों लेवल्स हैं ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लेवल्स हैं। फिर यही लेवल जो हैं इनको आप स्टेथोस्कोप की तरफ से, स्टेथोस्कोप से रिकग्नाइज करके किसी भी पेशेंट को उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बता सकते हैं कि अ मैन स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन में फॉल टूवर्ड्स द ट्रेन। सिंपल बर्नौलीज प्रिंसिपल है, वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। The lift of aeroplane is again based on Bernoulli's principle, speed is high, pressure will be low. In cricket, when bowler produce reverse swing, the ball will move towards the shining side of the ball. जिस तरफ shine surface होगा उसी तरफ ball swing होगी। The level of water in a tank is 5 meter high. A hole of area 1 centimeter square is made in the bottom of tank. The rate of leakage of water flow. Here you can apply the equation product of AV is equal to volume per unit time. A लिखने के बाद या एरिया लिखने के बाद यहाँ पे आप वेलोसिटी लिख सकते हैं √2GH। तो ये प्रोडक्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर C 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। The rate of flow of a liquid through an orifice at the bottom of the tank does not depend. हमने इक्वेशन पढ़ी थी V is equal to √2GH1 minus H2। सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि जो स्पीड है वो एरिया डिपेंडेंट भी है। सो वो एक चीज़ जिस पे ये फ्लो डिपेंड नहीं करता, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अ 2 मीटर टॉल सिलेंडर, लेट्स से ये 2 मीटर टॉल सिलेंडर है, इसमें 4 आइडेंटिकल स्मॉल होल्स हैं डिफरेंट हाइट्स पर, 0.3 मीटर, 0.6 मीटर, 1.2 मीटर, 1.8 मीटर। अब वो होल जिसमें स्पीड ऑफ एफ्लक्स मैक्सिमम होगी वही होगा जो होल बॉटम के करीब होगा और वो बॉटम के करीब जो है वो 0.3 मीटर हाई है। सो दैट विल बी द राइट आंसर। A tank is filled with water up to a height h. When a hole is made at a height h below the level, what will be the horizontal range? We derived the relation for horizontal range as 2 √h into h minus h. That will be the right answer. A water reservoir contains h meter high water. There are 4 holes A, B, C, D at a different heights, h by 2, h by 4 and h by 8 respectively. The speed of a flux will be greatest. देखें कि ये टोटल हाइट h है, तो लेट्स से ये h by 8 है, ये होल h by 4 हाइट पे है, ये मिड में h by 2 है और ये लेट्स से h हाइट पर है। तो जो होल बॉटम के सबसे करीब होगा वहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो होल D, A, B, C and D, होल D will have the greatest speed. The speed of What is the speed of an incompressible non-viscous liquid flowing out of the hole B in a container as shown in the figure where AB is equal to 5? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर बेसिकली होता है H1 माइनस H2। उसने आपको H1 और H2 बताने की बजाय डायरेक्टली ये डिस्टेंस बता दिया AB
तो you can calculate the speed by 2g into distance AB. So when you will solve the question, you will get the right answer 10 meters per second. A small leak is developed in a large water storage tank. If the height of water above the leakage is 10 meter, then find the speed of efflux. अब यहाँ पर लीकेज जो है वो वाटर स्टोरेज टैंक में डेवलप हुई है और उस टैंक से ऊपर जो हाइट है वो 10 मीटर है, तो यू विल सिंपली यूज द रिलेशन v इज इक्वल टू √2gh एंड यू विल गेट द आंसर 14 meters per second. The speed of efflux through a small hole in a large tank is 9.8 meter. Find the height at the fluid above the hole. Simple, as we know, v is equal to √2gh. So in order to find the height, h will be equal to v square over 2g. You will apply this relation and you will get the answer 4.9 meter. As the water falls from the tap, the cross-sectional area decrease due to equation of continuity के area और velocity का जो product है it remains same. Stokes law holds good for the spherical bodies. The pressure in a pipe of varying cross-sectional area, the pressure at smallest radius portion. अब जहाँ पर पाइप में smallest radius होगा वहाँ पर स्पीड मैक्सिमम होगी, जहाँ स्पीड मैक्सिमम होगी वहाँ पे प्रेशर मिनिमम होगा, तो मिनिमम विल बी द राइट आंसर. A water tank 10 meter, height of 10 meter, completely filled with water, placed on a level ground. It has two holes, one at 3 meter and other at 7 meter. The water ejecting from both holes will fall at the same spot. Wrong, क्योंकि different heights है, speed different है, speed different होगी तो range different होगी. Upper hole will fall further than that of lower hole. Upper hole से speed कम है तो पानी ज़्यादा दूर नहीं गिरेगा, ये ऑप्शन भी गलत होगी. अपर होल विल फॉल क्लोजर देन दैट फ्रॉम द लोअर होल. ये बात ठीक है कि लोअर होल से जो स्पीड ज़्यादा है उसकी वजह से पानी ज़्यादा दूर गिरेगा, अपर होल से पानी टैंक के करीब गिरेगा. सो ऑप्शन सी वुड बी द बेटर ऑप्शन. जैसे कि डी है मोर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड सो इट विल ऑन अगेन स्किप. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. इसको इमेजिन करें तो जस्ट लाइक दैट के लोअर होल से रेंज ज़्यादा होगी और अपर होल से रेंज जो है वो कम होगी. अ सिलिंड्रिकल वेसल is filled with non-viscous liquid of density D to a height h0 and a hole is made at a height h1 from the bottom of the cylinder. The velocity of liquid, अब यहाँ पर ये सिचुएशन है कि ये टोटल हाइट h0 है और जहाँ होल क्रिएट है वो हाइट h1 है, तो हाइट डिफरेंस पे डिपेंड करती है स्पीड, तो h0 माइनस h1 इंटू 2g, सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन. A ping pong ball floating on the top of vertical water jet. Let's say एक water jet है and a ping pong ball is floating on the top surface. It is according to the stable equilibrium for displacements in vertical direction कि हर डायरेक्शन से इस पर सेम और इक्वल फोर्स लग रही है. That's why it is in a condition of stable equilibrium. A Shatabadi express train goes past wayside station platform at high speed. A person standing at the edge of the platform tends to fall towards the train या attracted towards the train will be the right answer according to Bernoulli's principle. जहाँ स्पीड हाई है प्रेशर लो होगा और लो प्रेशर की तरफ हाई प्रेशर की तरफ से फोर्स लगेगी. Machine parts are jammed in winter due to increase in the viscosity of lubricants. Lubricants जो liquid form में होते हैं टेम्परेचर कम होने से उनकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है. Residents of those multi-storied buildings which are far removed from a municipal water tank generally find it difficult to get water on the top floor even if it is below the level of water in the main water tank. This is due to the loss of pressure when water is flowing. We know that when the speed is high, pressure gets reduced या pressure becomes low. So because of this low pressure, जो पानी है वो पाइप्स में ज़्यादा बुलंदी तक नहीं जा सकता. Water is flowing in the streamline motion in the tube shown in the figure 7. The pressure is
जहाँ पर एरिया कम है वहाँ पर स्पीड ज़्यादा, और जहाँ स्पीड ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम। अब यहाँ पर प्रेशर हम यूँ लिखेंगे कि ए साइड पे प्रेशर ज़्यादा है और बी साइड पे प्रेशर कम है। सो प्रेशर इज़ मोर एट ए देन एट बी, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। A water tank on the top of a tall building feeds water in the taps on different floors. The water will gush out at highest speed from a top on floor which will be farthest from the tank. टैंक से जितनी ज़्यादा हाइट डिफरेंस रखी जाएगी या जितना ज़्यादा दूर रखा जाएगा टैप सिस्टम को, उतनी ज़्यादा जो स्पीड वो इंक्रीज करेगी एज द स्पीड डिपेंड्स अपॉन द हाइट डिफरेंस। Water is flowing through a pipe under constant pressure. At some place, the pipe becomes narrow. The pressure of the water at this place, जहाँ पे पाइप नैरो होगा स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। A hole is made at the bottom of a tank filled with water. If the total pressure at the bottom is 3 atmosphere, then the velocity of a flux. अब यहाँ पर इस इक्वेशन को आप एक और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो बेसिक चीज़ गिवन है वो प्रेशर गिवन है। अब वेलोसिटी की इक्वेशन होती है √2gh और प्रेशर की इक्वेशन होती है ρgh। यहाँ पर आप एक रिलेशन बना सकते हैं कि P/ρ इज इक्वल टू GH, तो इस GH की जगह पर आप P/ρ भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रेशर को आप 3 टाइम्स अगर इंक्रीज करते हैं और डेंसिटी यहाँ पर 10⁻³ यानी 1000 kg/m³ पुट करते हैं तो यू विल गेट द राइट आंसर 20 मीटर्स पर सेकेंड। सो ये दो फार्मूलाज जहन में रखना है कि स्पीड इज इक्वल टू √2gh एंड स्पीड इज इक्वल टू √2P/ρ also in terms of pressure. And that's all about applications of Bernoulli's equation. Thank you.